Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है उज़्बेकिस्तान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा और काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, कल के वीडियो में मैंने ये आर्टिकल आपको समझाया हुआ है। तो वहीं से एक नया क्वेश्चन आपके सामने है जिसको आप प्रैक्टिस करना, देखना कितनी सारी चीज़ें आपको याद हैं इस टॉपिक से संबंधित। समझ गए? तो एक क्वेश्चन है टैक्योन्स एंड ब्रैडियोन्स से संबंधित। कल मैंने आपको पढ़ाया था दोनों ये चीज़ें क्या हैं और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो दोस्तों ये जो टैक्योन्स और ब्रैडियोन्स हैं, इनको लेकर 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ब्रैडियोन्स हैं इनके पास में एक इमेजिनरी मास है, जबकि टैक्योन्स के पास में रियल मास है। दूसरा स्टेटमेंट, ब्रैडियोन्स ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जबकि टैक्योन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं हैं। तीसरा स्टेटमेंट, जो ब्रैडियोन्स है दोस्तों ये लाइट से धीरे ट्रैवल करते हैं, जबकि टैक्योन्स जो है ये लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, ये जो दोनों ही वर्ड्स हैं इनके बीच में कोई फर्क है ही नहीं, ये दोनों ही टर्म्स रेफर करती हैं सेम प्रकार के पार्टिकल को। तो बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कहीं ये थंबनेल पर कोई क्लिकबेट तो नहीं दे दिया है, मतलब फालतू कोई टॉपिक लगा दिया, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है व्यूज़ कमाने के लिए किया गया हो थंबनेल पर ये चीज़ें मेंशन की गई हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। द हिंदू अखबार उठाओ, द हिंदू के अंदर में एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है। केवल द हिंदू ही नहीं, आपका इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट, मनी कंट्रोल, सभी जगह पर दोस्तों इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो भारत में स्पेशली गुजरात के अंदर अब तक का सबसे बड़े सांप के फॉसिल यानी जो जीवाश्म है वो पाए गए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़े सांप अभी तक का उसका जो जीवाश्म है वो फाउंड किया गया, वो देखा गया, जिसके बेसिस पर बहुत सारा डेटा हमारे सामने है और एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट रेलिवेंट होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो हमारा मैसिव प्री हिस्टोरिक जो स्नेक है, जो ये सांप है, वो यहाँ पर दोस्तों पाया गया है अभी। स्पेशली मतलब इस सांप नहीं पाया गया है, उसके फॉसिल्स, उसके जीवाश्म ये आप देख पाओगे ये पाए गए हैं गुजरात के लिग्नाइट माइन के अंदर में। और क्या क्या डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, बोला ये भी गया कि जो ये एंशिएंट स्नेक के फॉसिल्स डिस्कवर करे गए हैं, इसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करें तो पता ये चलता है कि ये सांप कम से कम 50 फीट लंबा हुआ करता होगा और वजन लगभग 1000 किलोग्राम हुआ करता होगा। 1000 किलोग्राम अपने आप में बहुत ज़्यादा मैसिव नंबर है ये। तो दोस्तों इस सांप को एक नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा, वासुकी इंडिकस दोस्तों यहाँ पर यह नाम दिया गया है। और बताया जाता है कि वैसे अगर हम पूरे पृथ्वी पर देखें, पूरे पृथ्वी पर अभी तक का जो सबसे बड़ा सांप कोई एग्जिस्ट किया है, लार्जेस्ट स्नेक जो एग्जिस्ट किया है, उसका जो बेसिकली यहाँ पर नाम है वो है टाइटानोबोआ। ये साइज में अभी तक का सबसे बड़ा था। बट अभी जो ये फॉसिल्स हमको गुजरात से प्राप्त हुए उससे ये पता चलता है कि वासुकी इंडिकस कहीं ना कहीं टाइटानोबोआ से भी बड़ा होगा। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों भाई है, एक नया अपडेट पूरे के पूरे इन सारे रिसर्च डेटाज में आ चुका है। समझ गए? तो नाम ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, वासुकी इंडिकस। तो ये जो फॉसिल्स हैं कहां से डिस्कवर करे गए? गुजरात के कच्छ से। ये जो वर्ड है वासुकी, कहोगे थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, ये वासुकी कहां से लिया गया?
तो दोस्तों वासुकी जो ये वर्ड है, वासुकी यहाँ पर हम रेफर करते हैं उस सांप को जो कि आपने देखा होगा लॉर्ड शिव जी के गले के आसपास आपको देखने को मिलता है ना, नेक के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके आसपास जो सांप देखने को मिलता है उसको यहाँ पर रेफर किया गया है वासुकी से। उसके बाद ये जो वासुकी इंडिकस जिसके जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए हैं, ये जीवाश्म दोस्तों बिलोंग करते हैं आज से 47 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक बॉडी के। तो पता ये चला कि वो जो सांप है वो कम से कम मिडिल एओसीन पीरियड से बिलोंग करता है। उस समय पर ये रहा करता होगा, जीवित होगा लगभग आज से 47 मिलियन साल पहले, जो अब जाकर यहाँ पर जीवाश्म जिसके फाउंड करे गए हैं। ये कुछ फोटोज आज के समय पर आपको देखने को मिल जाती हैं जो सभी जगह पर प्रेजेंट है। अब दोस्तों ये भी बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर सांप है ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो परिवार ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है या विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अच्छा, सांप का वो परिवार, उसका नाम क्या है? नाम आपको नजर आएगा मात्सुसुदे स्नेक फैमिली। इस फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा ये वाले जो सांप थे ये अपर क्रिटेशियस पीरियड से लेकर लेट प्लियोस्टोसीन पीरियड के बीच में पाए जाते थे, यानी कि 100 मिलियन साल से लेकर 0.012 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये सब इतने वर्ड्स क्या क्या हैं? अपर क्रिटेशियस, ऐसे हमने ये देखा इओसिन, मिडिल इओसिन, ये सब क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये टर्म्स डिफाइन करते हैं अलग अलग पीरियड्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पाओगे ये है हमारा जियोलॉजिकल स्केल का बढ़िया सा फोटो। ये हमें दर्शाता है कि हमारी जो पृथ्वी बनी वो लगभग आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब ये बनी थी तो उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ? डेवलपमेंट्स हुए, इवोल्यूशंस हुए। फिर क्या होता है दोस्तों? अलग अलग पीरियड्स यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। उनको अलग अलग पीरियड से यहाँ पर डिफाइन किया गया। जैसे आपने जुरासिक का सुना होगा, जब यहाँ पर डायनासोर आए, खत्म हुए, है ना। ऐसे यहाँ पर क्रिटेशियस देखा होगा, क्रिटेशियस में अपर क्रिटेशियस। इओसिन अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी मिडिल इओसिन की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो ये वो पर्टिकुलर पीरियड है, यानी मिडिल इओसिन वाला वो समय रफली आज से 47 मिलियन साल पहले जब यहाँ पर ये सांप हुआ करता होगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में आज निकल कर आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम वासुकी इंडिकस को देखें तो बोला जा रहा है कि इसका साइज बहुत बड़ा, सिलेंड्रिकल बॉडी हुआ करती होगी। एक कह सकते हो कि इतना ज़्यादा मजबूती बॉडी के अंदर में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मैसिव स्नेक हुआ करता था टाइटेनोबोआ, उससे भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर देखने को मिला करता है, या उसी जितना ताकतवर यहाँ पर ये देखने को मिला करता था, ठीक है। उसके अलावा ये जब शिकार करता था ये वाला सांप तो एनाकोंडाज और पाइथन्स की तरह ही करता था, यानी कि किसी भी जानवर को दबोचता था, दबोचने के बाद में उसका दम घोटने के बाद में जाकर उसको सीधा निगल लेता था। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात। तो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है दोस्तों, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये वाला जो आर्टिकल है हमारे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात यहां पर हो रही है, तो दोस्तों डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जिसको नाम दिया गया है ITCM, खुद का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। दोस्तों यहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसकी वजह से यह न्यूज में बना हुआ है। हालांकि यहां पर इस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की है डीआरडीओ ने, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि ये वाला मिसाइल कहीं ना कहीं जो हमारे पास में निर्भय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसी से ही मिलता जुलता है, उसी के प्रति सिमिलर ये मिसाइल हमको नजर आता है। ये डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। तो हाल ही में दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है इसको टेस्ट किया गया चांदीपुर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट से। अब सवाल यह है कि जो ये ITCM है हमारा, यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, इसको डेवलप किसने किया है? तो इसका डेवलपमेंट किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। ये जो ADE है ये खुद DRDO की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखिएगा। प्लस ये जो टेक्नोलॉजिकल मिसाइल दोस्तों एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको कहीं ना कहीं अपने देश का खुद का बनाया हुआ प्रोपोर्शनल सिस्टम से पावर मिलती है। ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया गया है जिससे इस रॉकेट को पावर मिल रही है, ये तैयार किया गया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। तो अलग अलग बॉडीज का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान है इस पूरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, ठीक है। बाकी आपको पता है दोस्तों ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो हमारे एनवायरमेंट में ही रहती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, पता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल
जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो ये आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दुश्मन ये है टारगेट हमारा। तो मान लो हम पहले बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे, तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है, पहले तो ऊपर जाएगी, एनवायरमेंट से बाहर जाएगी, फिर वापस से एनवायरमेंट में अंदर आएगी, और ये वाला जो ग्रेविटी है इसकी पूरी पावर लेके पूरी ताकत से जाकर अपने टारगेट को हिट करेगी। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है, उसको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाएगा नीचे आएगा नहीं, सीधा यहां से उठा और सीधा टारगेट को जाकर हिट करेगा। ठीक है, या इवन यहां पे कह सकते हो अपने लो ग्राउंड पर भी, बिल्कुल निचले स्तर पर भी जाकर अपने टारगेट्स को ये हिट कर सकता है। ये पावर है यहां पर हमारी क्रूज मिसाइल की। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनको डेवलप करने के पीछे जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ADE, दैट इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर में। और एक बात और है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन हाउस हमको देखने को मिलता है, जिसका मेन काम क्या है, जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेशली जो ड्रोन्स होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, है ना, इनको डेवलप करना, इनको डिज़ाइन करना, ये सारा काम इस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये आर्टिकल हमने डिस्कस करे हैं ना, इन आर्टिकल का जो इतना सारा डेटा प्रेजेंट है दोस्तों, ये सारा डेटा आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे हो, इसके नोट्स बनाने बैठ रहे हो, लिखने बैठ रहे हो, तो 1 घंटे का लेक्चर आपका 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसके अंदर में आपको रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो आराम से। दूसरी बात दोस्तों, ये PDFs हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, क्योंकि जब आप UPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो बात 2, 4, 6, 8 महीने की नहीं है, बात है 1.5-2 साल की। तो आपको इतना करंट अफेयर स्टोर करके रखना होगा, सीक्वेंस वाइज रखना होगा, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। कुछ पढ़ना है तो डायरेक्टली कैसे खोज सकूं, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। वो सारी फैसिलिटीज़ इस ग्रुप में मिलती हैं। सारा कंटेंट सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF उठाओगे, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। या कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत पुराना है, आपको उसके बारे में चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो आप सीधा सर्च करके वो पूरा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, वो पढ़ सकते हो, चाहे वो टॉपिक 1 साल पुराना ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बेनिफिट्स फ्री भी मिलते रहेंगे। आप ग्रुप को ज्वाइन करने का मन बनाया है तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना पूरी तरह से कि भाई हाँ इस तरीके से मुझे फ़ायदे हो सकते हैं, देन उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। एनीवे, चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एनवायरमेंट के बारे में। बात यह है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज 2024 है, यहाँ पर एक नया पर्टिकुलर इशू निकल कर आया है। समस्या यह है कि यूनेस्को जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो अलग अलग स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग देती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। भाई इस पे इल्ज़ाम ये लगा है कि इसने 5 ऐसी जगह को प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया। 5 नहीं, 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसी हैं दोस्तों, जहां पर वहां के लोकल लोग जो हैं उनको निकाला गया, उनसे जगह को चुराया गया, देन उसके बाद जाके उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे रहे हैं उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके इतिहास की वजह से, आगे उसको प्रोटेक्शन दे सकें उस वजह से, लेकिन आपने वहीं के लोकल लोगों को हटा दिया वहां से, उन हेरिटेज साइट से। तो दोस्तों ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया, वो 6 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं जो उन्हीं के लोगों से छीन ली गई। उन साइट्स के नाम फटाफट याद रखना दोस्तों। इसमें पहली है नगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया, दूसरी है यहाँ पर कहूजी बेगा नेशनल पार्क, तीसरा है ओटजला कोकवा नेशनल पार्क, देन है काइंग क्रचन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, देन है काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड देन चितवन नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं
जहाँ से वहीं के लोकल लोगों को निकाल दिया गया। वहीं के लोकल लोग यानी उनको इंडिजीनियस पीपल हम बोलते हैं। ये इंडिजीनियस पीपल दोस्तों बाकी सारे लोगों से अलग हैं। इनको अपने एरिया, अपने जो जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक चीज़ की बेहतर तरीके से परख है, पहचान है। इनसे बेटर इनका एरिया कोई नहीं जानता। ठीक है, अब ये जो इंडिजीनियस पीपल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इनका इंपॉर्टेंस हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इंडिजीनियस पीपल कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। यही लोग मिलकर एनवायरमेंट को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट आज के समय पर कई सारी जगह पर जो प्रोटेक्टेड है इन्हीं की वजह से है, क्योंकि वो इस तरीके से उस एरिया की केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वही एनवायरमेंट, वही नेचर, वही जंगल इनको अपना ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो दे रहे होते हैं। जंगल से जो भी उत्पादन होता है उसको यहाँ पर ये बेचते हैं, कमाते खाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, यही इंडिजीनियस पीपल कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। जैसे पहली समस्या एक्सट्रीम पॉवर्टी। इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा गरीबी आपको नजर आएगी। ठीक है, इंडिजिनियस पीपल की जब बात करते हैं तो दुनिया में जितनी आबादी है उसका 6% यहाँ पर यही इंडिजिनियस पीपल हैं। इनमें से 19% लोग यहाँ पे देख पाओगे एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, बेहद गरीबी से गुजर रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं वो है लैंड इविक्शंस एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट। कई बार क्या होता है, जंगलों में हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, डैम बनाना है, खनन करना है। तो डैम खनन बना करने के लिए सीधा सीधा पहले अगर उनका घर रास्ते में है तो उनको हटाया जाएगा, भैया आप हटो, उसके बाद प्रोजेक्ट लगेगा यहाँ पे। इसके लिए क्या हुआ, उनका घर उजाड़ दिया, ज़बरदस्ती धक्के मार के उनके एरिया से निकाल दिया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। ये दूसरी समस्या। तीसरी है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये वही लोग हैं जब सोसाइटी से या कल्चर से काफ़ी दूर हैं, सोसाइटी से स्पेशली, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। बच्चा शुरुआती तौर पे यहाँ पर कह सकते हो कि काफ़ी बीमारियों से गुजरते गुजरते अपनी जान गंवा देता है, या आपको पोषण, प्रॉपर खाना ना मिल पाना, जिस चक्कर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम रहती है। फिर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ह्यूमन राइट वायलेशन। इनके जो मानवाधिकार हैं वो कई सारे बड़े बड़े कंपनी, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ इनके मानवाधिकारों को वायलेट करती हैं, हनन करती हैं। इनके साथ में भेदभाव होता है, बट इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा होता। ये भी यहाँ पर इंडिजिनियस पीपल की एक समस्या है। प्रॉपर सोशल सर्विस नहीं मिल पा रही है, हाउसिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। क्लाइमेट चेंज की दिक्कत जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो इनको हो रही है, जबकि ये बेचारे प्रदूषण कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन समस्या इन्हीं को फेस करनी पड़ रही है। यह है यहाँ पर इश्यूज़ रिगार्डिंग इंडिजिनियस पीपल। तो इनका जो लोकल एरिया था जहाँ से इनका जीवन चल रहा था, वहाँ से भी इनको हटा दिया गया, और वो सब एरियाज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। समझ गए, ये समस्या आज के समय पर उठाई जा रही है। हालांकि दुनिया ने और भारत ने कई सारे कदम उठाए इन इंडिजिनियस पीपल की सुरक्षा के लिए। तो पहले हम बात करेंगे ग्लोबल स्टेप्स के बारे में कि दुनिया ने कौन कौन से कदम उठाए। तो इन इंडिजिनियस पीपल के लिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल है। यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम बनाया गया, ये मंच बनाया गया। एक्सपर्ट मैकेनिज्म तैयार किया गया। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल तैयार किया गया। तो कई सारी बॉडीज़ यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर रेडी की गई। अब काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं वो इन बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। भारत ने भी कई सारे स्टेप उठाए, जैसे 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर उनको राइट दिया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चलाया गया आदिवासी बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की गई, स्पेशली फॉर दिस इंडिजीनियस पीपल एंड द ट्राइबल पीपल। समझ गए, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिया और ग्लोबल लेवल पर उठाए गए इनके प्रोटेक्शन के लिए। चलिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वैसे आज से कुछ दिन पहले दोस्तों इस टॉपिक को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था 11-12 मिनट का, जिसको 16-17 हज़ार लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेस्ले। अब भाई नेस्ले जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है। आज हर कोई इंसान नेस्ले का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होगा। भाई मैगी है, कॉफ़ी है ना, उसके अलावा कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। नेस्कैफे कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगी, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। इनकी चॉकलेट्स बहुत सारी हैं, प्रेजेंट हैं आज के समय पर, है ना। और इसी दौरान जो सेरेलैक आता है, आपको पता होगा, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, वो भी नेस्ले का आ रहा है। अब दोस्तों सवाल नेस्ले पर बहुत उठे कि भाई इंडिया के साथ में चीटिंग कर रहा है नेस्ले, भेदभाव कर रहा है भारत के बच्चों के साथ में, गरीब देशों के बच्चों के साथ में, और भेदभाव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसको लेकर दोस्तों पूरा डेटा आया। डेटा ये था कि नेस्ले कंपनी का
जो सेरेलैक आता है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, नेस्ले के जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया भर में बिकते हैं। इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यूएस, सब जगह पर बिकते हैं दोस्तों। लेकिन इनका यानी नेस्ले पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने भेदभाव किया है। और भेदभाव किस रूप में किया है? भेदभाव इस रूप में है दोस्तों कि जो नेस्ले का सेरेलैक आ रहा है इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, उसमें तो चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरोप, यूके के अंदर जो सेरेलैक बिक रहा है उसमें चीनी नहीं है, एडेड शुगर नहीं है। और ये एडेड शुगर वही है जो बच्चे के लिए घातक बनेगा, उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए सबसे हार्मफुल है। तो इन्होंने भारत के प्रोडक्ट में चीनी मिला दी, लेकिन अपना वेस्टर्न साइड में नहीं मिलाया। यही डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए गए नेस्ले के, जो इन्होंने यहाँ पर दो तरफा गेम खेला है। इसको कुछ भी कह लो, डिस्क्रिमिनेशन कह लो, रेसिज्म कह लो, जो भी वर्ड यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन है तो गलत ही ना। आप एक ही सिमिलर प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहे? आप इंडिया में या इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं, थाईलैंड है, फिलीपींस हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीनी मिली हुई है। अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये देखो ग्लोबल पोजीशन पर क्या हाल है। थाईलैंड के अंदर जो सेरेलैक पाया गया दोस्तों, उस सेरेलैक में पर ग्राम के, वो पर सर्विंग के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एक सर्विंग दी जाती है बच्चे को, एक सर्विंग में यहाँ पर 6 ग्राम चीनी। इथियोपिया में दोस्तों एक सर्विंग में 5.2 ग्राम चीनी पाया गया सेरेलैक के अंदर। साउथ कोरिया में 4 ग्राम्स, पाकिस्तान में 2.7 ग्राम, भारत में 2.2 ग्राम, बांग्लादेश में 1.6 ग्राम, और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी यह है यूके में 0 ग्राम, जर्मनी में 0 ग्राम। वहां पर चीनी नहीं मिला रहे हैं, लेकिन इंडिया में और इन सब कंट्रीज में यहाँ पे भर भर कर चीनी मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा है। तो क्या ये बेबी के लिए सेफ है, बच्चे के लिए सेफ है? तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर मेंशन किया है, यार नहीं है, इतना ज़्यादा लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर सही नहीं है। समझ गए? एक चम्मच जो चीनी होती है वो भी 4 ग्राम के आसपास होती है रफली, और यहाँ पर अगर आप देखो थाईलैंड के अंदर में, तो एक बच्चे को एक सर्विंग में 1 चम्मच चीज से भी ज़्यादा 1.5 चम्मच चीनी दी जा रही है। वही एडिड शुगर जो बहुत खतरनाक है। इवन आज गूगल पर जाकर आप वाइट पॉइजन टाइप कर दो, बस सबसे पहले सामने जो फोटो आएगा वो चीनी का आएगा। समझ गए? तो इसको लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आया और डिटेल से एनालिसिस किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कहना यह है कि अगर बच्चे को चीनी का अर्ली एक्सपोजर होता है, यानी आप शुरुआती तौर पर ही बच्चे को चीनी दे रहे हो, तो इससे सबसे पहले तो उसकी जो लाइफ एवरेज है वो यहाँ पर कम होगी। दूसरी बात दोस्तों, कई सारी बीमारियों से गुजरेगा, मोटापे से गुजरेगा, ओबेसिटी से गुजरेगा, और तीसरी बात एडिक्शन। और एडिक्शन होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको बाकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। समझ गए? तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी तो उसका जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो खराब होता चलेगा, वो केवल सेरेलैक ही खाता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब सवाल यह है कि नेस्ले ने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या है? पता है दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इन कंपनीज़ का प्रॉफिट। अभी ऑब्वियसली बात है, इनको प्रॉफिट से मतलब है, फायदे से मतलब है। क्यों? जब ये शुगर को ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में, तो इससे क्या होगा, बच्चे को वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी चीनी उतना स्वीट टेस्ट, प्लेजर आएगा, है ना? पता ही है, मीठा एकदम से यहाँ पर प्लेजर देता है, डोपामिन हिट करता है। तो इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमारा बच्चा ये खाता है, ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। ज़्यादा डिमांड होगी मतलब ज़्यादा बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, और मार्जिन अच्छा खासा मिल रहा है। तो दोस्तों यही यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये बहुत चीनी मिला रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक एथिकल कंसर्न है। सबसे पहला एथिकल कंसर्न यही है कि भाई आप एक बहुत बेकार प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका मतलब कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो आप तोड़ रहे हो। दूसरा जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो है हेल्थ इम्पैक्ट। इससे एक इंसान की जो हेल्थ है और डैमेज होती हुई नजर आएगी। समझ गए? आप यहाँ पे अमीर और गरीब देश के बच्चों के बीच में भेदभाव कर रहे हो, तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस भी तो यहाँ पर आएगा। ये सारे के सारे जो यहाँ पर आप कह सकते हो आपके सिद्धांत है वो कहाँ गए? कंपनी ने सारे सिद्धांत छोड़ दिए, भूल गए ये। समझ गए? जबकि रेगुलेशन की बात करेंगे तो आज देखो ये कंपनी जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठा पाती है ना, उसके पीछे का रीज़न है हमारे देश में फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो रेगुलेशन है वो बहुत वीक है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से खूब फ़ायदा भी उठाते हैं। समझ गए? चलिए दोस्तों आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। चलो एक कुछ यूनिक सा पढ़ेंगे, वैसे कई सारे लोगों को पता होगा बट मुझे आज ही पता चला है। देखो न्यूज़ के अंदर में स्नेल म्यूकिन के बारे में बात हो रही है। तो ये स्नेल म्यूकिन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं,
ये ज़रा जानते हैं। इससे कई सारे जो फेशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो सीरम वगैरह है, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, पहले खबर ये सुन लो। स्नेल म्यूकिन को बहुत बड़ा अटेंशन मिला हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर में, अगर आप ऐसा कह सकते हो। सबसे पहली बात, जिसमें स्नेल म्यूकिन होता क्या है? स्नेल बेसिकली ये आपको रेंगता हुआ एक एनिमल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब होता यहाँ पर यह है, स्नेल कई बार आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी, ठीक है। जोंक, लेकिन जोंक तो लीच होती है, वो अलग होता है। पता नहीं यार क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, बट आप देख के समझ गए स्नेल होता क्या है ना। बरसात में भी कई बार देखने को मिलता है। तो जब स्नेल की बात हो रही है, तो ये जब चलते हैं ना, चलते क्या मतलब रेंगते हैं, तो जब रेंगते रेंगते जाते हैं तो इनके बॉडी से एक सिक्रीशन आप देख पा रहे होंगे, वाइट कलर का जो ये लिक्विड है ना, ये चिपचिपा सा लिक्विड यहाँ पर जो है रिलीज हो रहा है, स्टिकी सा लिक्विड। और यही लिक्विड क्या करता है, इस स्नेल को बचाता है कि भाई इनको चलते चलते कहीं कट ना लग जाए, कहीं जख्म ना हो जाए, है ना। तो ये काफ़ी स्लिपरी कर देता है इनके पाथ को। लेकिन यही स्नेल म्यूकिन, इसी को म्यूकिन का नाम दिया गया है, इसी म्यूकिन को यूज़ किया जाता है सीरम के फॉर्म में, मॉइस्चराइज़र के अंदर में, या वाउंड हीलर्स के अंदर में। कई बार जो घाव हो जाता है उस पर आराम देने के लिए भी यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। तो स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो स्नेल म्यूकिन है, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। ये शॉर्ट न्यूज़ था, ज़्यादा लॉन्ग न्यूज़ था नहीं। अभी एक दो न्यूज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, कोई बात नहीं, हमारे काम की है, हमें डिस्कस तो करना ही है। चलिए, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह कर सकते हो। आपने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना होगा, एक बहुत भयंकर न्यूक्लियर डिजास्टर जिसकी आज तक बात होती है। अब यहीं पर एक साइलेंट चेरनोबिल भी नजर आ रहा है, एक और ऐसा डिजास्टर जो एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे, और हम इस पे नजर नहीं मार पा रहे। दोस्तों, बात हो रही है अरल सी के बारे में। तो अरल जो समुद्र आज के समय पर प्रेजेंट है सेंट्रल एशिया में, ये समुद्र सूख गया है, लिटरली आधे से ज़्यादा सूख गया है। जो इसमें डूबी थी कभी नाव वगैरह, वो सब दिखने लगी हैं बाहर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस समुद्र के सूखने की वजह से जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वो और ज़्यादा गंदे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डस्ट प्रेजेंट था दोस्तों, वो डस्ट उड़ उड़कर इन पांचों देशों में घूम रहा है। सेंट्रल एशिया के अंदर 5 देश आते हैं, अभी मैं आपको उन देश के बारे में बताऊंगा। तो इससे कहीं ना कहीं और ओवरऑल हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सैटेलाइट इमेज देखो दोस्तों, यह है अरल सी की आज से कुछ साल पहले। ये था वो बड़ा सा समुद्र, आज कितना बचा है, इतना सा। ये सब यहाँ पे सूख चुका है, जिसकी वजह से सेंट्रल एशियाई देश प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनके पास में ज़्यादा धूल डस्ट वगैरह जा रही है। ये आप देख पाओगे, बीबीसी का ये एक रिसर्च पेपर है। 1970 में ये समुद्र इतना बड़ा था, 1990 में सूख कर इतना हो गया, और 2014 में ये हो गया, और आज हाल इसका और भी बुरा है। ये फोटोज़ वगैरह आपने देखी होंगी, है ना। ये सब कुछ अभी के समय पर नज़र आ रहा है, और जो ये डस्ट है इसकी, वो इन 5 देश को और गंदा कर रही है। सवाल यह है कि ये सेंट्रल एशिया क्या है। तो दोस्तों, सेंट्रल एशिया ये वाला हिस्सा है जिसमें 5 देश आते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इनमें कॉमन है, लास्ट में स्तान 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 लगा हुआ है। ये आपको नीचे इंडिया दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है। यहीं पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपको ये सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अफगानिस्तान है नीचे, इधर फिर आपको कुछ और कंट्रीज़ भी नज़र आएंगी, है ना। ये सारी कंट्रीज़ आपको लाइन से नज़र आ रही होंगी। ऊपर रशिया आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये 5 देश सेंट्रल एशिया के कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। सवाल यह है, हम बात कर रहे थे अरल सी की, तो ये अरल सागर जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये वाला जो समुद्र है, ये पूरे सेंट्रल एशिया का एक सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। अभी तक का सबसे, अब है नहीं, इसको था बोल सकते हैं, सबसे बड़ा खारा पानी का एक झील हुआ करती थी। कहाँ पर है आखिरकार ये? तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बाउंड्री पर। अगर हम इसको अच्छे से पर्टिकुलर मैप में देखें तो ये है हमारा अरल सी। नीचे उज़्बेकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर आपको कजाकिस्तान नज़र आएगा। इन दोनों के बॉर्डर पर, यानी अरल सी का थोड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान में, थोड़ा हिस्सा कजाकिस्तान में। ये समुद्र दोस्तों सूख गया है, जिसके बारे में भी डिस्कशंस लगातार हो रहे हैं। तो लोकेशन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अरल सी के बारे में आपने जान लिया। अब दोस्तों, आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहां पर कुछ और इम्पॉर्टेंट झीलों की बात हो रही है, जो कि पिछले कुछ दशकों में श्रंक हो चुके हैं।
कुछ और झीलें जो ख़त्म हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, उन झीलों में एक है लेक उर्मिया। अब जो लेक उर्मिया है दोस्तों, ये इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एज़रबाईजान के पास में आपको ये नज़र आएगी। ठीक है, ये ऊपर एज़रबाईजान है, नीचे आपको ईरान नज़र आएगा, यहीं पर लेक उर्मिया है, ये भी सूख गई है। ठीक है, फिर उसके बाद है लेक हमौन। ये एक फ्रेश वाटर लेक है ईरान में। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट झील हैं हमारे पास में, ये भी सूख गई हैं। अलग एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल, हो सकता है कल मैं इसके ऊपर थंबनेल बनाऊं या ना भी बनाऊं, बट आज फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानने को मिलेगी। सवाल यह है, DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पहले ये टॉपिक GS पेपर नंबर 3 डिफेंस सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है, उससे पहले वाला GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलिवेंट है। तो DRDO के चेयरमैन ने यहाँ पर अभी एक्सोस्केलेटन का जो मुद्दा है वो काफ़ी तेज़ी से उठाया। सवाल यह है कि सर ये एक्सोस्केलेटन होता क्या है? डोंट वरी, अभी बताता हूँ। तो हाल ही में पहला इंटरनेशनल वर्कशॉप, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला, इससे पहले कोई मीटिंग, ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं हुआ। तो सबसे पहला इंटरनेशनल वर्कशॉप जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर था, एक्सोस्केलेटन को लेकर था, वो यहाँ पर DRDO के थ्रू रखा गया, जिस वजह से ये एक्सोस्केलेटन न्यूज़ में आ चुका है। सवाल यह है कि सर ये एक्सोस्केलेटन होता क्या है? तो ये एक इंसान, आप देख रहे हो दोस्तों, ये इंसान है, रोबोट नहीं है। इस इंसान ने जो ऊपर ये वाइट कलर की प्लास्टिक बॉडी पहनी है, ये है एक्सोस्केलेटन। तो यह है एक प्रकार की मोबाइल मशीन जिससे एक इंसान की काम करने की, लोड उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सोस्केलेटन को पहनना पड़ता है, जैसे इन व्यक्ति ने पहना है फोटो में। ये दोस्तों आप फोटो देख पाओगे, तो वो जो वेट है, आप हैवी से हैवी वेट यहां पर उठा सकते हो, क्योंकि उसका लोड इस मशीन पर जा रहा होगा, इस पे ट्रांसफर हो रहा होगा। तो इसके मदद से आप हैवी आइटम उठा सकते हो। इस एक्सोस्केलेटन को पावर किया गया है अलग अलग मोटर्स के सिस्टम से, हाइड्रोलिक से, न्यूमेटिक से, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एनर्जी मिलती है हमें इस पर्टिकुलर सूट को पहनने के बाद। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये एक्सोस्केलेटन के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, एक इंसान जो चल नहीं सकता, डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, सिंपल सी बात है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल यहाँ पर ये रहने वाला है। उसके अलावा किसी को हैवी लोड उठाने हैं, सोल्जर्स को यहाँ पर बड़े हैवी लोड उठाने होते हैं, उनके लिए यहाँ पर मदद कर सकता है। फैक्ट्रीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो, ऐसे वगैरह वगैरह ढेरों इस्तेमाल निकल कर आ जाएंगे एक्सोस्केलेटन के। तो क्या है एक्सोस्केलेटन? आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात हो रही है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में? श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर को यहाँ पर दोस्तों देखा गया है एज अ ग्लोबल क्राफ्ट सिटी। ठीक है, अब पूरा मामला क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक बॉडी के बारे में ध्यान रखना है जिसका नाम है WCC। WCC का मतलब है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्पेशली इंटरनेशनल जो बॉडी है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल इंटरनेशनल, इन्होंने श्रीनगर को एज अ शहर यहाँ पर उठाया है, जिसका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नॉमिनेशन किया जाएगा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में, यानी इसको टैग दिया जा सकता है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे जो कलाकारी है, जो क्राफ्ट है लोगों का, जिस तरीके से आप देख पाओगे कढ़ाई बुनाई और ऐसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कलाकारी, वो बेहतरीन तरीके से हो रही है। उसी शहर को यहाँ पर उठाया जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू। अब उस शहर को यहाँ पे क्या दिया जाता है? फिर दुनिया का क्राफ्ट सिटी का टैग दिया जाता है। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है क्या? ये बॉडी है जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका मेन काम है एक ऐसा शहर को चुनना जहाँ पे लोकल कंपनीज, क्राफ्ट पीपल, जो कलाकार हैं बहुत माहिर हैं, है ना, उनको यहाँ पर कह सकते हो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया के सामने लेकर आना, उनकी खूबियाँ यहाँ पर सामने लेकर आना। इससे क्या होगा? इकॉनमी बूस्ट होती हुई नजर आएगी, लोग वहाँ पर सामान भी परचेस करेंगे। तो ये जो WCCI है, दैट इज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये काउंसिल कुवैत बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, पुराने ज़माने से लोग अपने पूर्वजों की जो ये क्राफ्ट हैं वो यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी को यहाँ पर अपना प्रोफेशन बना के आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन करना, दुनिया के सामने वो दिखाना। तो ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा और छोटा सा आर्टिकल। चलिए एक और आर्टिकल, ये दोस्तों आप इसको प्लेसेस इन न्यूज़ से कंसिडर कर सकते हो। आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला भी है कि आपने मैप में जाकर क्या देखना है, आपने मैप में जाकर देखना है उज़्बेकिस्तान को। तो दोस्तों उज़्बेकिस्तान अभी न्यूज़ में आपको यहाँ पे नज़र आएगा।
न्यूज़ में क्यों नजर आएगा, सामने ही आपके आर्टिकल प्रेजेंट है। तो जो आर्मी चीफ जनरल पांडे हैं वो यहाँ पर अपनी विजिट शुरू कर चुके हैं उज़्बेकिस्तान में, जिस वजह से उज़्बेकिस्तान न्यूज़ में है। और इसी विजिट के दौरान दोस्तों हाईटेक आईटी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस उज़्बेकिस्तान में। इस वजह से भी उज़्बेकिस्तान चर्चाओं में है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, और आज आपको पता चलेगा कि कैसे एक देश की लोकेशन को अच्छे से मैप में देखी जाती है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के पॉलिटिकल फीचर्स। उज़्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है हमारे सेंट्रल एशिया के अंदर। सेंट्रल एशिया का पूरा मैप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखा दिया था, वो 5 देश ऊपर के सेंट्रल एशिया कहलाते हैं। उसके बीचों बीच में उज़्बेकिस्तान है, जिसकी कैपिटल ताशकेंत हमको नजर आती है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो उज़्बेकिस्तान के ऊपर, ये मान लो ये उज़्बेकिस्तान है, इसके नॉर्थ में है कजाकिस्तान, इसके ईस्ट में है किर्गिस्तान, इसके साउथ ईस्ट में है तजिकिस्तान, इसके साउथ में है अफगानिस्तान और साउथ वेस्ट में है तुर्कमेनिस्तान। इस तरीके से यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ देश ही देश प्रेजेंट है दोस्तों। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो उज़्बेकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है किज़िलकुम। हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे वो कौन सी है, वो है खजरत सुल्तान। इंपॉर्टेंट नदियों की बात करेंगे तो सिर दरिया रिवर है, आमू दरिया नदी है। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि उज़्बेकिस्तान में बहती हैं। और अरल सी को बिल्कुल नहीं भूल सकते, अरल सी भी इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की वजह से न्यूज़ में है। और अरल सी वैसे उज़्बेकिस्तान में थोड़ा सा हिस्सा है इसका, है ना, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अरल सी का थोड़ा हिस्सा कजाकिस्तान में है, थोड़ा उज़्बेकिस्तान में, बट आज अरल सी आधे से ज़्यादा सूख चुकी है। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। आज आपको पता है संडे है, संडे में साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है वो हमारा पब्लिश होता है। तो साइंस का एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ चर्चाओं में है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डायबिटीज़ दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। आओ मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी डिटेल से, विस्तार से। पहले दोस्तों बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। कई बार हमने लोगों से सुना है, डाइटिशियन से सुना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में दोस्तों वो फूड को देखा जाता है, या फिर कह सकते हो वो खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर मान लो कोई फूड ऐसा है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपके शुगर को भी ज़्यादा स्पाइक करेगा, बढ़ाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी टूट के तो शुगर बनेगा ही ना, ग्लूकोज लेवल में जाएगा ना आपके बॉडी में। तो जो भी प्रोडक्ट या जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हो जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो आपका जीआई यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाईएस्ट है। समझ गए, हायर ब्लड शुगर लेवल इज इक्वल्स टू हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान लो आप किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा है, ये दर्शाएगा कि भैया आपका ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से स्पाइक होगा। समझ गए। और मान लो किसी फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो उससे यहाँ पर शुगर जो है स्पेशली वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब ग्लाइसेमिक लोड की क्या बात आती है। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। ग्लाइसेमिक लोड को देखोगे तो दोस्तों क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई आप स्पेसिफिक फूड को कंज्यूम कर रहे हो, अब वो जो फूड है दोस्तों उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट कितनी क्वालिटी में प्रेजेंट है या कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स ज़्यादा शुगर मीन्स यानी कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंसान को डायबिटीज़ भी हो जाएगी। यही यहाँ पर कनेक्शन है। अब बात है डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जब हमारे शरीर में जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पेनक्रियास, वो ऑर्गन इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, या इंसुलिन जो बन रहा है बॉडी में उसका सही से इस्तेमाल होना बंद हो जाता है, तब दोस्तों हमारे बॉडी में डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम आती है। अब सवाल यह है इंसुलिन क्या है। इंसुलिन वो चीज़ है जो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है ना। शुगर को कंट्रोल करने वाली चीज़ इंसुलिन है। तो इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस होना ज़रूरी है ताकि वो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके। ऐसा हार्मोन है इंसुलिन।
और जब हमारा पेनक्रियास अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पाए या प्रोड्यूस करे ही ना बिल्कुल भी, या बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही इंसुलिन का, तब दोस्तों डायबिटीज़ वाली कंडीशन आती है। और डायबिटीज़ के बारे में आपको पता होगा, डायबिटीज़ भी दो प्रकार के हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिसको हम बीटा सेल्स बोलते हैं। यानी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है दोस्तों, यहाँ पर इंसुलिन बहुत कम या ना की मात्रा में बनता है। समझ गए? तो ये वाला जो डायबिटीज़ है ज़्यादातर आपको बच्चे में नज़र आएगा। फिर आती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़्यादातर लोगों में कॉमनली नज़र आती है। इसमें क्या होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इस वाली समस्या में हमारी बॉडी सही से इंसुलिन बना ही नहीं रही होती है ना, या हमारी बॉडी सही से इस्तेमाल नहीं कर रही होती है, बॉडी जो है सही से यूज़ नहीं कर पा रही होती है इंसुलिन का। ये वाली कंडीशन आती है। कैसे? जब आप यहाँ पर अगर आप कह सकते हो ज़्यादा बॉडी का वेट हो, या फिर कह सकते हो फिजिकल इनएक्टिविटी ज़्यादा हो, यानी आप कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हो, सीधा यहाँ पे एक जगह पर बैठे हो, खा पी रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये डायबिटीज़ वाली टाइप 2 वाली कंडीशन आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर सिनेरियो। नाउ आते हैं लास्ट में अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। आज का सेशन इतना ही था, यही सब कुछ आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आज के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टैक्योन्स एंड ब्रैडियोन्स दोनों से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ब्रैडियोन्स जो हैं दोस्तों ये लाइट से धीरे ट्रैवल करते हैं, जबकि ट्रैक्योन्स जो हैं लाइट से तेज ट्रैवल कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।